नमस्ते एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने पूरी दुनिया में जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली का एक उदाहरण रखा और इसके पश्चात ही यूरोप, एशिया और अफ्रीका में जो औपनिवेशिक देश थे उनमें प्रजातंत्र के प्रति जागृति आई और एक स्वतंत्रता संग्रामों की एक श्रृंखला सामने आती है कि कालांतर में आगे चल करके विश्व के अधिकांश देश औपनिवेशिक सत्ताओं के खिलाफ संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि अपने परिणामों और प्रभावों को लेकर के बहुत ही दूरगामी सिद्ध हुआ, उसे अमेरिकी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः यह ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में शासित उसके 13 उपनिवेशों के बीच में लड़ा गया युद्ध था, जो कि 1775 से 1783 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से अमेरिकी महाद्वीप की खोज करके और उसके पश्चात वहाँ पर इंग्लैंड के द्वारा अपनी जनसंख्याओं को निर्वासित करके वहाँ पर बसाया गया और धीरे धीरे करके अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स के रूप में उसने अपने उपनिवेश वहाँ स्थापित किए। अमेरिका में सबसे पहली अंग्रेज बस्ती 1607 ईस्वी में जेम्स टाउन में स्थापित की गई। यह वर्जीनिया का एक बंदरगाह था। 1775 ईस्वी तक अमेरिका में कुल 13 उपनिवेश बसाए जा चुके थे, जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक थी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यूरोप वासियों के अमेरिकी महाद्वीप में आकर के बसने के क्या कारण थे। 5000 किमी चौड़े प्रशांत महासागर को लकड़ी के जहाज़ों द्वारा अपर्याप्त भोजन, बीमारी और तूफान सहते हुए समुद्र को पार कर अमेरिका पहुंचना आसान न था। फिर यहाँ आकर के यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन तथा प्रकृति का सामना करना पड़ता था। घने जंगलों में गहरी लंबी घास को सपाट कर उद्योग और खेती के अनुरूप बनाना आसान काम नहीं था। फिर भी यूरोपियन, मुख्यतः इंग्लैंड के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आकर के बसे। सबसे पहले यूरोप में निरंतर होने वाले जनसंहारक युद्धों से मुक्ति की आशा में शांति प्रिय लोगों ने यहाँ आकर के बसना उचित समझा। कुछ निर्धन लोग जो कि दास बनाकर के युद्धों में झोंक दिए जाते थे, ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन्होंने अमेरिकी उपनिवेशों में बसना उचित समझा। तीसरा है, अधिक आर्थिक लाभ के अवसरों की आशा में भी बहुत से लोग प्रेरित होकर के यहाँ आकर के बसे। 16वीं-17वीं शताब्दी में धार्मिक उथल पुथल ने भी बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ने को विवश किया। इंग्लैंड में जेम्स प्रथम के शासनकाल में प्यूरिटन संप्रदाय के लोगों ने मैसाचुसेट्स के समीप प्लीमथ उपनिवेश की स्थापना की। इसी प्रकार क्वेकर संप्रदाय के अनुयायी विलियम पेन और उसके साथी क्वेकर्स ने धार्मिक दृष्टि से ही पेंसिल्वेनिया की स्थापना की। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में स्टुअर्ट वंश समर्थक जो हैं वे युद्ध में पराजित होकर के अमेरिकी चले आए। यूरोप के अन्य देशों से भी बहुत से लोग आकर के अमेरिकी महाद्वीप में आकर के बसे। जैसे जर्मन राजाओं की निरंकुशता ने बहुत से जर्मनों को उपनिवेशों में बसने के लिए प्रेरित किया। अब आइए हम चर्चा करते हैं अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक स्थिति। अमेरिकी उपनिवेशों को हम भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: उत्तरी अमेरिकी उपनिवेश, मध्य अमेरिकी उपनिवेश और दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेश। उत्तरी उपनिवेश जैसे कि मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड टापू इत्यादि थे। ये पहाड़ी एवं बर्फीले प्रदेश होने के कारण खेती के उपयुक्त नहीं थे। इंग्लैंड को यहाँ से मुख्यतः लकड़ी, मछली और वन संपदा प्राप्त होती थी। मध्य अमेरिकी उपनिवेश जैसे कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, यहाँ पर शराब व चीनी के उद्योग प्रगतिशील अवस्था में थे। और तीसरा है दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेश जैसे कि उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, वर्जीनिया इत्यादि। ये गर्म जलवायु वाले प्रदेश होने के कारण खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त थे। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि अमेरिकी उपनिवेशों और उनके मातृ देश अर्थात ग्रेट ब्रिटेन के मध्य संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अमेरिकी क्रांति का
मुख्य कारण जो हम एक वाक्य में स्पष्ट कर सकते हैं वो है कि अमेरिका की क्रांति मुख्यतः उपनिवेशों व मातृ राज्य के मध्य मौलिक मतभेदों के कारण हुई थी। यह संग्राम मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशों के बीच आर्थिक हितों का संघर्ष था, किंतु यह उस सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध भी विद्रोह था जिसकी उपयोगिता अमेरिका में कभी की समाप्त हो चुकी थी। अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी स्वच्छंदता, व्यवहार में स्वतंत्रता व अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए यह विद्रोह किया। अमेरिका में आकर बसने वाले अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी कारण से मजबूर होकर के यहाँ आए थे, अतः उनमें इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था। धार्मिक अत्याचारों से उत्पीड़ित होकर के प्रव्रजन करना, अन्य यूरोपीय देशों के नागरिक होना, अपराधियों को दंड के रूप में अमेरिका में बसने के लिए उत्प्रेरित करना, प्यूरिटन संप्रदाय व क्रेकर संप्रदाय के अनुयायी होना आदि प्रमुख बातें थी जिनके होते हुए अमेरिकी उपनिवेश निवासियों में अपने मातृ देश के प्रति प्रेम और लगाव का अभाव था। 17वीं सदी में शिक्षा, पत्रकारिता और प्रबुद्ध विचारकों ने अमेरिका में बौद्धिक चेतना को जन्म दिया। क्वेकर संप्रदाय, कैम्ब्रिज में हार्वर्ड कॉलेज, मैसाचुसेट्स के विलियम एम मेरी कॉलेज तथा थॉमस पेन, जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी तथा सैमुअल एडम्स आदि ने बौद्धिक चेतना के विकास में अपना योगदान दिया। राष्ट्रीयता एवं क्रांति की भावना को प्रोत्साहन मिला। इसके अतिरिक्त आप्रवासियों में जनतंत्र शासन पद्धति एवं स्वतंत्रता का अत्यधिक प्रचार था। यहाँ वे प्रारंभ से ही कानून और संविधान के अनुसार कार्य कर रहे थे। यही कारण है कि सप्तवर्षीय युद्धों के पश्चात जब इंग्लैंड ने उपनिवेशों पर कर लगाए तो अमेरिकी उपनिवेश निवासियों को यह अपनी स्वतंत्रता पर आघात प्रतीत हुआ। सप्तवर्षीय युद्धों की भूमिका भी अमेरिकी क्रांति में बहुत स्पष्ट रही। इस दौरान अमेरिकी उपनिवेशों ने फ्रांस के साथ व्यापार कर अपने उद्योगों को विकसित किया। कनाडा पर इंग्लैंड के अधिकार के साथ ही उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों को फ्रांस के आक्रमणों का भय अब समाप्त हो गया। अब उन्हें अपनी रक्षा के लिए इंग्लैंड पर आश्रित नहीं रहना था। ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों से व्यापार संबंधी ऐसे कानून पारित किए थे जो उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करते थे। इनमें नौ संचालन कानून, व्यापारिक अधिनियम और औद्योगिक अधिनियम आदि प्रमुख हैं। यद्यपि उक्त कानून अमेरिकी लोगों के लिए हानिकारक थे, किंतु ना तो ब्रिटिश सरकार ने ही और ना ही अमेरिकी उपनिवेशों ने इनके पालन में कभी कोई तत्परता दिखाई। किंतु जब जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में इन्हीं नियमों का सख्ती से पालन किया गया तो उपनिवेशवासियों ने डट करके इनका विरोध किया। 1763 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड ग्रेनविले ने इंग्लैंड व अमेरिका के आर्थिक संबंधों को कड़ा करने की कोशिश की। उसने उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले कानून बनाए, जैसे शुगर एक्ट जिसे मोलेसिस एक्ट 1764 ईस्वी कहा जाता है, स्टॉम्प एक्ट 1765 ईस्वी, करेंसी एक्ट और क्वार्टनरी एक्ट इत्यादि। लेकिन उपनिवेशवासियों ने इनका विरोध किया और उन्होंने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, जिसका प्रमुख कारण सैद्धांतिक था। 1767 ईस्वी में अर्थमंत्री जॉर्ज टाउनशेंड ने 5 वस्तुओं चाय, शीरा, कागज, सिक्का धातु और रंग पर सीमा शुल्क लगा दिया, जिनका की आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था। किंतु अमेरिकी वासियों ने कोई भी कर न देने का सिद्धांत बना लिया था। इन कानूनों के विरोध में उपनिवेशों में दंगे भड़क गए और भीड़ व सैनिकों के मध्य टकराव हुआ, जिसमें 5 अमेरिकी नागरिक मारे गए, जिसे कि बोस्टन हत्याकांड कहा जाता है। फलतः इस उग्र विरोध के चलते हुए 1770 ईस्वी में टाउनशेंड करों को रद्द कर दिया गया। आइए अब हम चर्चा करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण की। लॉर्ड नॉर्थ ने 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे ही अमेरिका में चाय का व्यापार करने की छूट दे दी। यद्यपि उपनिवेशों को इससे लाभ था, क्योंकि उन्हें चाय सस्ती मिल रही थी, क्योंकि वह चाय भारत से इंग्लैंड और यूरोप के बंदरगाह होते हुए अमेरिका नहीं पहुंच रही थी, बल्कि उसे सीधे ही भारत से अमेरिकी उपनिवेशों में पहुंचाया जाना था। अतः उसकी लागत कम आनी थी,
किंतु अमेरिकी वासियों ने एकाधिकार का प्रारंभ से ही विरोध किया था और उन्होंने इस निर्णय का भी विरोध किया। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ विद्रोही बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए और 340 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया, जिसे कि सांकेतिक रूप से बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। विरोध में लॉर्ड नॉर्थ ने दमनकारी कानून पास किए। इस पर 5 सितंबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में अमेरिकी उपनिवेशवासियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें जॉर्जिया को छोड़ करके सभी उपनिवेशों ने भाग लिया। 23 अगस्त 1776 ईस्वी को जॉर्ज तृतीय ने अमेरिका को विद्रोही घोषित कर दिया। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड से उपनिवेशों की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों के संघर्ष के चलते हुए अमेरिकी उपनिवेशों ने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ संघर्ष किया। उन्नीस अक्टूबर 1781 ईस्वी को अंग्रेजी सेना अध्यक्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उपनिवेशों की संयुक्त सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और 3 सितंबर 1783 ईस्वी को उपनिवेशों और इंग्लैंड के मध्य पेरिस की संधि होती है और मार्च 1789 को अमेरिका की नई सरकार का गठन होता है और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन नियुक्त होते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं पेरिस की संधि। 3 सितंबर 1783। पहला, 13 अमेरिकी बस्तियों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी गई। अल्गानी पहाड़ों और मिसिसिपी नदी के बीच में अंग्रेजी क्षेत्र भी सौंप दिए गए। दूसरा, फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज में सेंट लूसिया, टोबैगो, अफ्रीका में सेनेगल व गोरी तथा भारत में कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए। तीसरा, स्पेन को फ्लोरिडा तथा भूमध्य सागर में माइनरका टापू मिला। चौथा, नए अमेरिकी राज्य की सीमा ओहायो नदी के साथ साथ तय कर दी गई। आइए अब हम चर्चा करते हैं अंग्रेजों की असफलता के कारण। पहला, युद्ध स्थल यानी कि अमेरिकी जो उपनिवेश थे जहां की ये स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया वह इंग्लैंड से हजारों किमी दूर था, इसलिए अंग्रेजी सैनिकों को समय पर उपयुक्त सहायता नहीं मिली। दूसरा, इंग्लैंड ने उपनिवेशों की शक्तियों का गलत अनुमान लगाया। तीसरा, इंग्लैंड के विज्ञ नेताओं, व्यापारियों तथा सैनिकों को अमेरिकियों के प्रति सहानुभूति थी। चौथा, फ्रांस, स्पेन तथा हॉलैंड का उपनिवेशवासियों के समर्थन में युद्ध में शामिल होना अंग्रेजों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। पांचवा, जॉर्ज तृतीय की जनता में अलोकप्रियता तथा उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों ने उपनिवेशों की विजय को सरल बना दिया। और छठा है, अमेरिकी युद्ध छापामार पद्धति पर लड़ा गया जबकि इंग्लैंड की सेना इस क्षेत्र में कमजोर थी। और सातवां है जॉर्ज वाशिंगटन का सुयोग्य व कुशल नेतृत्व। आइए अब हम चर्चा करते हैं अमेरिकी क्रांति का महत्व। अमेरिकी क्रांति का विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह युद्ध सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो पूरी दुनिया में परिवर्तन आए वे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह अमेरिकी जनतंत्र की एक शानदार विजय थी। यदि इंग्लैंड ने प्रतिनिधि सत्तात्मक प्रथा को जन्म दिया तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप जनतात्मक प्रथा को जन्म दिया। पहली बार सर्वसाधारण को मताधिकार प्राप्त हुआ और इस प्रकार सही अर्थों में पूरी दुनिया में पहली बार आधुनिक प्रजातंत्र की स्थापना हुई। इससे दुनिया के दूसरे देशों को प्रेरणा मिली और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम उनके लिए, विशेषकर एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश जो कि औपनिवेशिक शासन का दंश सहन कर रहे थे, उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत बना। धन्यवाद।